नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत का एकीकरण रियासतों के विलय की क्लास 2 में। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखा है साथियों तो जरूर देख लीजिए। हमने भारत का एकीकरण पे हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों का एकीकरण बहुत अच्छे से समझाया है और उसमें रियासतों की पृष्ठभूमि क्या थी, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर जो है बेबल योजना और कैबिनेट मिशन योजना तक की बातें हमने की है। पृष्ठभूमि को आप जरूर देख लीजिएगा साथियों। इस क्लास में आप देखेंगे बेहद ही बेहतरीन क्लास होगी। दबंग इंस्पेक्टर बैच आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, एकदम बेहतरीन क्लास हम लेकर आते हैं। आज आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों का एकीकरण। इसमें दोस्तों ये उसकी क्लास 2 है ये। और आप जानते हैं कि आप सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इसलिए भारत का एकीकरण आपको समझना है। और आपकी सिलेबस में गोवा है, कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है। तो हैदराबाद और जूनागढ़ की चर्चा हम कर चुके हैं और आज चर्चा होगी किसकी, कश्मीर और गोवा की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देसी रियासतों का एकीकरण, हैदराबाद जूनागढ़ को आपने देख चुका है, आपने देखा है। और आज देखेंगे आप जो है कौन सी रियासत, तो ये आप देख रहे हैं जूनागढ़ रियासत को आपने क्लास 1 में देखा, हैदराबाद को क्लास 1 में देखा। आज देखिए कश्मीर का भारत में विलय कैसे होता है, इसके बारे में पूरी बताते हैं। आइए चलिए एंट्री करते हैं कश्मीर रियासत के अंदर में। और उसके बाद गोवा वाली क्लास आपको जरूर देखना है जहां पे हमने पुर्तगालियों को खदेड़ा था। ठीक है साथियों, तो ये एक ओवरव्यू हम आपको बताते हैं। पिछली भी क्लास में हमने इस चीज को आपको बताया था कि भारत में रियासतों का विलय वर्ष देखिए, जोधपुर, त्रावणकोर और कश्मीर 1947 में मिले थे, जूनागढ़ हैदराबाद 1948 में और भोपाल 1949 में। नहीं, थोड़ा सा आप याद रखिएगा साथियों। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लास 1 नहीं देखें जरूर देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत 2 भागों में विभाजित था, ब्रिटिश प्रशासन के अधीन और ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ब्रिटिश प्रशासन क्या था, ब्रिटिश क्राउन क्या था, पूरी चर्चा साथियों हमने आपसे की है। इसलिए अब इसमें हम बिना देरी करते हुए कश्मीर रियासत में घुसते हैं। और कश्मीर रियासत के बारे में आप जानना शुरू कीजिए साथियों। पेन पेपर उठाइए और लिखिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, लेकिन राजा वहां का हिंदू था। साथियों, स्वतंत्र रहने की कामना लिए हुए राजा हरि सिंह मौन थे और उन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया था कि भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। साथियों, चूंकि अगर आपने क्लास 1 देखा है तो जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के जाने लगते हैं और यहाँ के जितने भी हमारी रियासतें हैं उनको कहते हैं कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ या तो भारत में मिल जाओ, और चाहो तो स्वतंत्र हो, अपनी संप्रभुता को आप बनाए रखो। तो उसी का इंतजार कर रहे थे राजा हरि सिंह। लेकिन तभी जो है दोस्तों पाकिस्तान से कबायली आक्रमण जो है पाकिस्तान की सेना के साथ में हो जाता है। कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह के स्वतंत्र रहने की कामना से पाकिस्तान लालच में आ गया कि जब भाई भारत इसके साथ नहीं है तो हम तो इसके ऊपर सैनिक कार्यवाही करके ले सकते हैं। तो उसने आदिवासियों को, वहां के कबायलियों को और जो पाकिस्तान के सैनिकों को लगा दिया, जाओ इनको लेके आओ। अब जैसे ही भाई साहब पाकिस्तानी लड़ाके और हथियारों से लैस कबायली लड़ाके कश्मीर में हमला कर देते हैं, राजा हरि सिंह की धुकधुकी बंद हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। और इतना परेशान होते हैं कि अब क्या करें। अभी तक तो एक ऑप्शन था कि भारत में मिले कि वहां मिले, फिर भी ये नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हम अलग देश ही रहें। अरे यार, अलग आदमी अगर अपने परिवार से अलग होता है तो उसको जीने खाने के लिए कुछ राशन लेके चलना पड़ता है। और आप एक देश से अलग हो रहे थे, आपको इतनी ज्यादा मिसाइलें, राइफल रखते और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा देश आपके ऊपर आके कब्जा कर सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि शेख अब्दुल्ला को राजा हरि सिंह ने दिल्ली भेज दिया। बोला कि जाओ सीधे जवाहरलाल नेहरू जी के पास जाओ, हाथ पैर उनसे जोड़ो कि हे प्रभु हमको बचाओ। और हमारे जो है ये मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लौह पुरुष एकदम तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, हम काम करेंगे, लेकिन पहले विलय पत्र में हस्ताक्षर करो। तो ये भाई क्या करते हैं कि विलय पत्र में जो है हस्ताक्षर कर देते हैं। और जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं भारतीय सेना कश्मीर में पहुंच जाती है और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 31 दिसंबर 1948 को भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम होता है, चूंकि मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ लेके चले जाते हैं भारत वाले। ठीक है, और ये हमारे मोदी, इनकी गलती बहुत ज्यादा थी कि इस कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं लेके जाते तो ये जो है लफड़ा आज पीओके हमें नहीं देखना पड़ता। भारत सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के कारण युद्ध विराम तो हुआ, किंतु पाकिस्तान ने अपनी सेना आज दिनांक तक नहीं हटाई, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन इसी चीज को भारत जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। भारत क्या कहता है, इसी को कहता है पाक अधिकृत कश्मीर, और इसी को पीओके के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो क्षेत्र अभी भी आजाद कश्मीर बचा है उसके पास में, किसके पास में, वो उसी क्षेत्र को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर। तो जाहिर सी बात है भाई, जब राजा हरि सिंह ने एकदम इनको डट के कहना चाहिए, और नहीं तो रसिया जैसा जुनून होना चाहिए कि यूक्रेन को बोला था कि भाई मत मिलना उसमें,
जो है नाटो में, और नाटो में मिले 1 साल से ऐसा दबाए पड़ा है कि जो है इनकी चारों दुनिया में भीख मांगते मांगते हालत खराब हो गई है यूक्रेन की। तो ऐसी क्षमता होनी चाहिए थी भारत को कि भारत को उसको ले लेना चाहिए था। और अब नहीं तो कब भाई साहब, एकदम जोश जुनून के साथ में लगिए। और वो जो पीओके कहते हैं ना, पीओके नहीं, अब आज़ाद कश्मीर जो तुम्हारा है वो भी हम लेके रहेंगे। और बहुत ही जल्द हमारी सेनाएं बिल्कुल आप देखिएगा कि हमारी सेनाएं क्या करती हैं, इनके पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देती हैं। और भाई साहब हरि सिंह ने जब 26 अक्टूबर 1947 को भारत ने विलय हेतु विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दिया था, तो संचार, रक्षा और विदेशी मामलों को भारत सरकार के क्षेत्र में लाया गया साथियों, ठीक है। और कश्मीर रियासत क्या होता है, 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की, जिसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला जी को बनाया गया। चूंकि शेख अब्दुल्ला दौड़ते हुए भाई साहब गए थे, ठीक है, दौड़ते हुए दिल्ली गए थे, बोले थे भाई साहब पाकिस्तान से हमको बचाओ, पाकिस्तान से हमको बचाओ। और तब हरि सिंह अकेले रहना चाहते थे, लेकिन हरि सिंह जो है क्या हुआ कि हरि सिंह मान गए और उन्हें साइन जो है कर दिया विलय पत्र पर। नहीं तो पाकिस्तान तो भाई ले ही गया होता पूरा कश्मीर, अगर वो तब भी साइन नहीं करते तो जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की वजह से हम उस पर जबरन कब्जा नहीं कर सकते थे। और अगर वो अपनी विलय की सैंक्शन ना दे तो इसलिए देखिए कि उस कागज में साइन जरूर कराया गया है। और आप देखेंगे जब कि 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई, कहाँ की भैया, कश्मीर वाली राज्यसभा, ठीक है, राज्य जो है संविधान सभा निर्वाचित हुई, जिसकी पहली बैठक पूछी जाएगी 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी। जम्मू कश्मीर के संविधान, उसका एक अलग ही संविधान बना था। ये तो मोदी जी आने के कारण हट गया, नहीं तो वो बिल्कुल अलग ही रहते। शेख अब्दुल्ला जो है लेके जो है महबूबा मुफ्ती कूदती रहती उनको, ठीक है भाई साहब। आगे देखते हैं, ये देखिए कश्मीर रियासत 1952 में साथियों क्या होता है, दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण है। और 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। अब जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। साथियों उसमें लिखा क्या गया, उसमें उसकी धारा 3 ये पूछी जाती है, आईएमपी है, अति महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। तो कोई नहीं ले सकता भाई साहब आज़ाद कश्मीर, जल्दी से आप दे दीजिए। पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान को एकदम इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब नहीं छोड़ रहा है। तो 70 साल से कांग्रेस बेचारी शासन की वो नहीं ले आ पाई, 10 साल से मोदी जी शासन कर रहे हैं वो नहीं ले आ पा रहे हैं। भाई अगर कहीं पुतिन को यहाँ बना दिया जाए तो पुतिन तो पाकिस्तान को भी ले लेगा और श्रीलंका भी ले लेगा और इसको भी ले लेगा, नेपाल भी पूरा भारत को एक कर देगा। पुतिन को 6 महीने के लिए अगर भारत बुला दो तो पूरे पाकिस्तान सब ठीक हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कश्मीर रियासत आप देखते हैं कि 31 दिसंबर का ये जो महत्वपूर्ण कारनामा था ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जम्मू कश्मीर की धारा में लिखा गया, फिर 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश 2019 उद्घोषणा की, जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और इसको 2 भागों में भी बांट दिया गया है, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जम्मू कश्मीर। अब ये 2 भागों में बट गए हैं, इन्हें भी आपको ध्यान देना है। और दोनों अब राज्य न होके यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों कश्मीर का विलय। आइए हम आपको बताते हैं गोवा का भारत में विलय कैसे होता है और किन परिस्थितियों में हमने इस पर विलय किया। साथियों आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और ये आप जानते हैं सबसे बाद में गए। ये प्रश्न आता है कि पुर्तगाली क्या है, भारत में कब आए, तो ये सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में ये गए भारत से 1961 में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। साथियों 1510 ईस्वी में जब आप देखें कि 1526 में ही अभी बाबर यहाँ भारत में एंट्री नहीं किया है, लेकिन पुर्तगाली जो है यहाँ पे एंट्री कर चुके थे। अभी जो है ब्रिटेन वाले एंट्री नहीं किए हैं, लेकिन पुर्तगाली भारत आ चुके थे। दोस्तों पुर्तगाल के लोग बहुत ही नरम स्वभाव के थे और अगर इस प्रकार से स्वभाव अंग्रेजों टाइप का होता तो इनसे पहले पूरे भारत पे कब्जा करके बैठते। फिर भी उन्होंने गोवा, दमन दीव इन
क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था और 1961 तक ये कब्जा बनाए रखा था। साथियों 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर बेल्हा गोवा, जिसे पुराना गोवा कहते हैं, इस पे पुर्तगालियों ने इसको जीता और यहाँ पे एक अपनी स्थायी कॉलोनी बनाई। ठीक है, कब? 1510 ईस्वी, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों 1843 में पुर्तगाली क्या करते हैं, अब देखो इनका शासन चल रहा है। 1843 में पुर्तगालियों ने पणजी को अपनी राजधानी बना दिया, जो आज भी पणजी राजधानी है। 1843 में पणजी राजधानी पुर्तगालियों ने बनाया था और 1943 आ गया और 2043 आने वाला है। भाई साहब देखिए, पणजी जो है पुर्तगालियों ने इसको राजधानी बनाया, जिसे आपको याद रखना है। पणजी जो है गोवा के मंत्री के द्वारा बनाई गई राजधानी नहीं है, गोवा की राजधानी पणजी पुर्तगालियों ने बनाया था। 19वीं सदी में आप देखेंगे गोवा के जो लोग संपत्ति कर देते थे, देखिए इतना ईमानदार पुर्तगाल था, जो है संपत्ति कर देते, उन्हें पुर्तगाली संसद में गोवा का प्रतिनिधि कौन होगा ये गोवा के लोगों को चुनने का अधिकार दिया था। मतलब अंग्रेजों की तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं था, इसीलिए तो 1961 तक चलते रहे और गोवा की जनता खुश रही। लेकिन राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पढ़ता है। जब से वो गए हैं ऐसा वहाँ पे जो है आग लगाए हैं भाई साहब, कि जो है वहाँ के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की आग लग गई, जुनून आ गया, जोश आ गया कि नहीं अब हमको भी आज़ाद होना है, किसी भी फिरंगी या किसी भी विदेशी शक्ति के कब्जे में नहीं रहना है। साथियों 1910 में पुर्तगाल में क्या हुआ कि वहाँ पे शाही शासन का अंत हो गया। 1920 के दशक में डॉक्टर त्रिस्ताव ब्रगेंजा कुन्हा के नेतृत्व में गोवा की आज़ादी की मांग उठी। साल 1920 में इधर भारत में मांग चल रही थी और उधर गोवा में भी पुर्तगालियों से उन्होंने मांग किया, इसीलिए इन्हें गोवा का राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अति महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में छपेगा और इसको आप याद रखिएगा, ये सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस में आ रहा है। कौन? डॉक्टर त्रिस्ताव ब्रगेंजा कुन्हा, ये क्या कहे जाते हैं? गोवा राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। 1920 में गोवा की आज़ादी की मांग इन्होंने उठाई थी। डॉक्टर ब्रगेंजा, खाली याद रखिए, त्रिस्ताव ब्रगेंजा, इन्होंने जो है 1920 में गोवा की आज़ादी की पहली बार मांग उठाई थी साथियों। और 1946 में आप देखेंगे कि हमारे समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय हमारे फैजाबाद अयोध्या में है, ठीक है, तो ये वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने दोस्त से मिलने गोवा के बीच पर जाते हैं और जहाँ पर वो गोवा मुक्ति के संबंध में उनके दोस्तों से चर्चा होती है। ये लोहिया जी करते हैं, ठीक है आप लोग मेरा साथ दो, ये गांधी जी की तरह सबने आंदोलन छेड़ देते हैं गोवा में और वहाँ धरने पर बैठ जाते हैं। भाई साहब 435 सालों में गोवा में आज़ादी का ये पहला आंदोलन था जब से जो है पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। देखिए गोवा के लोग इतने सीधे थे, कोंकणी बोलने वाले, हमारे गांव के तो कम से कम 50 लोग गोवा में रहते हैं भाई साहब, अभी करंट में 2023 में, उस समय नहीं रहते थे, ठीक है, लेकिन अभी रहते हैं। और इतने सीधे साधे लोग कि मतलब 1510 से पुर्तगाली वहाँ शासन कर रहे हैं और गोवा के लोगों ने ची से पूं तक नहीं किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग खुश थे, सरकार पुर्तगाल की बढ़िया चल रही थी, ठीक है। और अभी भी आप पुर्तगाल आराम से जा सकते हैं। पुर्तगाल में हमारे यहाँ के लोग जो है यहाँ जाते हैं पुर्तगाल और पुर्तगाल से दूसरे देशों के वीजा लेकर जाते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है साथियों कि अगला देखिए कि इन्होंने क्या किया भाई साहब कि गोवा में पुर्तगाली सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जनसभा पर रोक लगा दी गई और राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी हुई और उन्हें गोवा से निष्कासित कर दिया गया। इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है साथियों। गोवा में पुर्तगाली सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जनसभा पर इन्होंने रोक लगा रखा था और वहीं पर गोवा में राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी हुई और उन्हें गोवा से निष्कासित कर दिया जाता है। तो राम मनोहर लोहिया को भी आपको याद रखना है साथियों। 1947 में आज़ादी के बाद भारत के आग्रह के बावजूद पुर्तगाल ने गोवा और दमन द्वीप पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा। भारत सरकार बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इनसे निवेदन कर रहे थे। और आपको आइए आगे बताते हैं 11 जून 1953 को भारत ने लिस्बन से कूटनीतिक मिशन अपना हटा लिया। 1954 में भारत के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए वीजा पाबंदियां लगा दी। गोवा के लोग आप हमारे यहाँ दूसरे और राज्यों में आप नहीं आएंगे, आप गोवा में महाराष्ट्र चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए। केरल तमिलनाडु जाने के लिए उनको वीजा लेना पड़ता था और उस पर भी रोक लग गई भाई साहब, ठीक है। जैसे कि हमें बांग्लादेश से लेना पड़ता है। आप देखिए आज़ादी के 14 साल बाद 1961 में एक चलता है ऑपरेशन विजय, जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय क्या करता है साथियों? 451 साल पुर्तगाली शासन 18 एवं 19 दिसंबर 1961 को मात्र 36 घंटे के ऑपरेशन में गोवा और दमन द्वीप पर जमीनी, समुद्री और हवाई हमलों में पुर्तगालियों की जड़ उखड़ गई। और कब उखड़ी है याद रखिएगा, 18-19 दिसंबर 1961 को मात्र 36 घंटे में 451
51 साल पुराना साम्राज्य क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। और ये भारत की ताकत है, भारत की क्षमता है। ठीक है भाई साहब, इसीलिए हमने 1962 के युद्ध में हमने मात खाई है। इसके बाद ही हमने मात खाई थी 1962 वाले युद्ध में। अब देखिए 1961 हमने पुर्तगालियों तो खदेड़ दिया, लेकिन भाई साहब चाइना आके हमारे मतलब क्या कहे, पूरे अरुणाचल प्रदेश में कितना क्षेत्र कब्जा कर लिया। मतलब हम जो है पुर्तगाली को खदेड़े और हमारे ही क्षेत्र से चाइना ने हमको खदेड़ दिया था। जो लोग कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, उनकी हम करें पिटाई, ऐसा जो है हमने लोकोक्ति सुना है। ठीक है, तो अब हिंदी चीनी भाई भाई का कोई बात नहीं थी। साल 1962 में हम लोग क्या है, चाइना से हार जाते हैं। और चाइना इतने बड़े भूभाग पर आज भी कब्जा करके रखा है, जो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, और अभी हाल ही में 11 क्षेत्रों का नाम बदल के उसने ये कर दिया है भाई साहब। तो 451 साल पुराने पुर्तगाली शासन 1819 दिसंबर 1961 को मात्र 36 घंटे के ऑपरेशन में गोवा, दमन और दीव पर जमीनी, समुद्री और हवाई हमले में पुर्तगालियों की जड़ उखड़ जाती है। और पुर्तगाल के गवर्नर का नाम है, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में छपेंगे, क्या छपेंगे, जनरल वसालो ई सिल्वा। ठीक है, जनरल वसालो ई सिल्वा ने क्या किया, भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और ऑपरेशन विजय हमारा सक्सेस हुआ। गोवा को जो है आज़ाद हुआ। आप जानते हैं कि इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है साथियों। अब देख लीजिए थोड़ा सा चलते चलते, त्रावणकोर जो केरल वाली रियासत थी, इसका विलय कैसे होता है साथियों। त्रावणकोर रियासत तटीय दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। किसने मना किया था, तो ये जो त्रावणकोर रियासत है, ये पहली ऐसी रियासत थी जिसने जो है उन रियासतों में से एक थी जिसने भारत ने विलय करने से मना कर दिया। और इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया त्रावणकोर रियासत में। साथियों त्रावणकोर रियासत में एक थे भाई साहब सर सीपी अबयर, ये त्रावणकोर के दीवान थे और इन्होंने यूके सरकार मतलब इंग्लैंड की सरकार के साथ एक गुप्त संधि कर ली थी। और आप जानते हैं कि मोनोजाइट नामक खनिज से संपन्न होने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को नाभिकीय हथियार की दौड़ में बढ़त हासिल करना था, इसलिए ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि त्रावणकोर का विलय भारत में ना हो। ठीक है भाई साहब, तो त्रावणकोर का विलय भारत में होता कब है, कैसे है, आइए बताते हैं साथियों। सीपी अयबर त्रावणकोर के दीवान पर केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या का असफल प्रयास खाली कर दिया गया। मतलब एक छोटा सा बम लगाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से डर के कारण हॉस्पिटल में अबयर ने भारत में त्रावणकोर के विलय का निर्णय लिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार से 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में मिल गया। निसंदेह साथियों, आपसे हम एकदम जो है कहेंगे कि CGSI स्पेशल क्लास में हमने आपको जो है जूनागढ़ भी पढ़ाया, हैदराबाद भी पढ़ाया, कश्मीर भी पढ़ाया, गोवा का भी विलय पढ़ाया और एक एक्स्ट्रा त्रावणकोर का भी हमने आपको विलय पढ़ा दिया है। साथियों ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, इन दोनों क्लास को देख के जाइएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन ज्ञान में ये जो एक टॉपिक है आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यहाँ से आने वाले प्रश्न अब छूटेंगे नहीं, ये बिल्कुल आप देखिएगा। जब पेपर में आप जो प्रश्न बनाएंगे तो आपको सीधे ही हमारी बातें क्लिक हो जाएंगी, इसलिए एक बार और इस क्लास को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए तैयार हो जाइए, नंबर सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है रीजनिंग में और नंबर सिस्टम की क्लास 2 हम लेकर आ रहे हैं। आइए उसमें मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।